हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फिट एंड फाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। और बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे क्लास 12th के। तो आज हम उसी का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द अथॉरिटी। ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि भाई अथॉरिटी का ट्रांसफ़र जो पावर टू टेक डिसीज़न होती है कि हम कितना डिसीज़न ले सकते हैं रिगार्डिंग टू दैट वर्क। ओके, ये क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड मेकिंग दैम अकाउंटेबल। ओके गाइज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है ट्रांसफ़र कर देना अपनी कुछ अथॉरिटीज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किसको ट्रांसफ़र कर देना? सुपीरियर करेगा सबॉर्डिनेट को, ठीक है। सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देना और उसे अकाउंटेबल बनाना या फिर आंसरेबल बनाना, दैट्स नोन एज डेलीगेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ है, डेलीगेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्टली हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है डेलीगेशन की? जैसा कि हमें पता है कि एक पर्सन जो है, एक मैनेजर या फिर एक ओनर कुछ भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना नहीं कर सकता कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सक्सेसफुल पार्ट पे ग्रो कर पाए। इसीलिए क्योंकि आजकल काम बहुत हो गए हैं, है ना, तो इसीलिए सक्सेसफुल पार्ट पे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते सिंगल पर्सन की वजह से। इसीलिए जो हमारा मैनेजर है वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ वर्क जो है लोगों में डिवाइड कर देता है, ताकि वो वर्क जो है लोगों में डिवाइड किया हुआ वो हमें आगे हर काम को, मतलब हर एक काम अच्छे से होता रहे, कोई भी हमारा काम छूटे नहीं। और उसके रिगार्डिंग हमें जो हम वो काम डिवाइड करते हैं, किसी को जॉब असाइन करते हैं, दैट्स नोन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें पर अथॉरिटी ना दें तो उससे रिगार्डिंग तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब वो पर्सन कुछ कर भी नहीं सकता उससे रिगार्डिंग। तो इसीलिए साथ के साथ साइमल्टेनियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दे देता है। और लास्ट में अगर वो काम नहीं होता तो मैनेजर किसको पकड़ेगा? उसी पर्सन को, उसी सबॉर्डिनेट को जिसे उसने जॉब असाइन की थी। तो इसीलिए लास्ट में उसके पास ही अकाउंटेबिलिटी का भी एक और वर्क होता है। ओके गाइस, तो ऐसा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड मेकिंग दैम अकाउंटेबल और आंसरेबल। नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से? क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलती है? फर्स्टली क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। नॉर्मल सी चीज़ है, एक मैनेजर है वो पहले 20 कामों में उलझा हुआ था, पर अब क्या हो रहा है कि नॉर्मल सी कोई भी एक आधी काम जो है वो कर रहा है जो इम्पोर्टेंट है, और अपनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कर रहा है? अपने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? संभाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो बाकी छोटे छोटे जो काम थे वो क्या कर दिए? डेलीगेट कर दिए। तो इससे मैनेजमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजर जो है अपने छोटे छोटे वर्क्स को डिवाइड कर देता है कुछ पर्सनस के अंदर। तो मतलब वो पर्सनस जो हैं वो कौन से लेवल का काम कर रहे हैं? मैनेजरियल लेवल का वर्क कर रहे हैं, तो उनकी भी डेवलपमेंट साथ साथ होती रहती है। और साथ में उन्हें अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी दी जाती है तो क्या होता है? अगर किसी चीज़ को करने की अथॉरिटी दी जाती है देन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट होती है और उस एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होती है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है? अगर हम किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और साथ ही साथ उस चीज़ की अथॉरिटी देंगे तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा, ऑटोमेटिकली वो पर्सन काम करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पास प्रॉपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और देन उसी के ही रिगार्डिंग मेरे पास सारी अथॉरिटी भी है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी टू ग्रोथ। अब हर पर्सन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो क्या है कि मैनेजर लेवल के सारे वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस वर्क को, तो क्या है? हमारी जो ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है उसने अपने सारे जो वर्क हैं असाइन किए होते हैं, अथॉरिटीज़ दी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होती हैं, है ना। तो वो जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग सभी अपना अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा मैनेजमेंट
का प्रोसेस चलता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस चलने के कारण एक का काम दूसरे के काम से कनेक्टेड होता है। तो हर बंदा अगर अपना अपना काम बहुत अच्छे से करेगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने दी है वो बहुत अच्छे से निभाएगा, देन क्या हो पाएगा कि भी वो पर्सन जो है वो अपना हर तरीके से अच्छे काम करेगा। तो बाकी जो जितने भी हेड्स हैं या फिर बाकी जितने भी वर्क हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर क्रिएट्स फ्यूचर मैनेजमेंट। जैसा कि हमें पता है कि भी मैनेजर जो है अपना काम दूसरे पर्सन को दे रहा है, दूसरे जो अपने छोटे छोटे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डेलीगेट कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, वो कौन से लेवल का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल का, मैनेजरियल लेवल का वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजरियल लेवल का वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में जो मैनेजर रेडी होने हैं, मैनेजर के जो फ्यूचर के लिए जो पर्सन्स जो रेडी होने हैं, जो आगे से आगे जॉब्स को असाइन करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, साथ में अथॉरिटी देंगे, वो पर्सन हमारे क्रिएट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूस द लोड ऑफ द मैनेजर। जैसा कि हमें बताया है कि मैनेजर एक काम इतने अच्छे से नहीं कर सकता, एक काम का मीन्स कि हर एक काम अच्छे से नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसे डेलीगेट करना पड़ा। पर अब क्या है, मैनेजर का लोड जो है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण वो जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके अंदर ज़्यादा अपना टाइम लगा पाएगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है उसका भी रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है, इम्प्रूव होने लग जाते हैं कि वो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। जो जॉब असाइन की गई है सुपीरियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को, वो उस बात को समझता है, उसके लिए अथॉरिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट को सुपीरियर के द्वारा। देन उसके बाद में सुपीरियर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे देता है। देन जो सबॉर्डिनेट है वो इस बात को समझ के अपने वर्क को कंप्लीट करता है टाइम पे, और किसको रिपोर्ट करता है, किसको अकाउंटेबल होता है, हमारे सुपीरियर को। देन ये क्या है कि इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। आगे इसमें आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। फर्स्टली क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वन है अथॉरिटी, थर्ड वन है अकाउंटेबिलिटी। ये तीन चीज़ें जो है डेलीगेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है राजे कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कर्तव्य है जो दिया गया है सबॉर्डिनेट को सुपीरियर के द्वारा, और जिसके कारण वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। ओके, दैट्स नोन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन द सबॉर्डिनेट या फिर व्हेन द सुपीरियर असाइन अ जॉब, जब कोई सुपीरियर जो है वो असाइन करता है जॉब टू हिज सबॉर्डिनेट को, अपने सबॉर्डिनेट को, देन सबॉर्डिनेट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब। तो जो सबॉर्डिनेट है वो उस जॉब के लिए क्या हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओके, आगे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स आफ्टर असाइनिंग जॉब। जैसा कि हमें पता है जॉब को असाइन करने के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करती है, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट नहीं करती। तो वही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स आफ्टर असाइनिंग द जॉब। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, यस गाइस, नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है, इट मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है कि पावर टू टेक डिसीजन, कि हमने जो डिसीजन लेना है उसकी पावर हमें मिल जाए। इट ऑलवेज रिलेटेड टू द पोस्ट, ये हमेशा पोस्ट से रिलेट करता है। मीन्स अथॉरिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर हायर पोस्ट है तो आपके पास अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, और अगर लोअर पोस्ट है तो क्या होगा, अथॉरिटीज़ भी कम होंगी। और पोस्ट के चेंज होने से अथॉरिटीज़ भी रेगुलरली चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट आता है इट मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। अथॉरिटी के कारण क्या होता है, हमें जो काम दिया गया है हम उस काम को प्रॉपरली कर पाते हैं, और प्रॉपरली कर पाने के कारण हम उस काम के प्रति बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है डिसीजंस लेते हैं, और हमारा जो वर्क है वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट होता है। तो ये कहा जाता है कि इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। डिसीजन को पॉसिबल करने के लिए उस काम से रिगार्डिंग हमें अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इट ऑलवेज इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी ये नहीं होता कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है, काम ज़्यादा दिया गया है और हमारे पास अथॉरिटी बहुत कम है। नो, अगर इस तरह से किया जाए तो हम उस वर्क को बहुत अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है दैट
इट ऑलवेज, मतलब अथॉरिटी जो है वो हमेशा इक्वल दी जाती है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, इक्वल दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ओके, आगे आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। अब क्या कहता है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। जैसा कि हमें पता है कि सुपीरियर ने क्या दिया था? उसको काम दिया था। अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो किससे वो आंसर मांगेगा कि ये काम क्यों पूरा नहीं हुआ? तो क्या है कि अकाउंटेबिलिटी है, सॉरी गाइस, इसमें क्या कहा गया है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अगर उसकी कोई वर्क परफॉर्मेंस है, उसने जो वर्क किया है उसकी परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल कौन होगा? ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट होगा। किसको अकाउंटेबल होगा? वो किसको आंसरेबल करेगा? किसको आंसर करेगा? किसको करेगा? ऑफ कोर्स अपने सुपीरियर को करेगा जिसने उसे काम असाइन किया है। तो क्या है? थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, इन अदर वर्ड्स सुपीरियर असाइन द वर्क टू द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या करता है? असाइन करता है वर्क। किसको असाइन करता है? सबऑर्डिनेट को। वो क्या कहलाती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन साइमल्टेनियसली, साथ के साथ, ही गिव्स पावर टू हिम, वो उसे कुछ पावर्स देता है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग दैट जॉब, उस जॉब के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेने की। उसे क्या बोला जाता है? अथॉरिटी। एंड इट मेक्स सबऑर्डिनेट आंसरेबल, और जिसके कारण जो सबऑर्डिनेट है वो इन फ्यूचर में आंसरेबल होता है टू द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो। ओके, दैट्स नोन एज द अकाउंटेबिलिटी। अब कहा जाता है इट कैन नॉट बी डेलीगेट टू सम अदर पर्सन। ये किसी अदर पर्सन को डेलीगेट नहीं किया जाता। हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है किसी भी अदर पर्सन को डेलीगेट नहीं किया जाता। जिसको काम दिया गया है, जो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसे अथॉरिटी दी गई है, उसी से ही आंसर मांगा जाएगा। आगे, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण ही ये ओरिजिनेट होता है। ओके गाइज, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, और सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा गाइज। हम इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से अपना वर्क कर सकें। ओके गाइज, थैंक यू।